हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 17 अप्रैल 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, एरर डिटेक्शन की नहीं देखी हैं, जिसमें आपको बहुत सारा जो अप्रोच है वो बताया गया है कि किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर की एक पूरी फुल प्लेलिस्ट है। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की जो मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी चैप्टर्स की, सभी टॉपिक्स की, तो उन्हें आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो आप चैनल में जाएंगे टारगेट कंपटीशन में, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट वोकैब, जो कि हैं द हिंदू एडिटोरियल से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है फेंड। फेंड का मतलब होता है बचाना, यानी कि डिफेंड करना। तो आप जानते हैं डिफेंड करने का मतलब होता है बचाना, और डिफेंड के अलावा जो फेंड होता है उसका मतलब भी होता है बचाना। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफेंड एंड फेंड एकदम सिमिलर ही हैं, बस डिफेंड में डी ई लगा होता है और फेंड में डी ई नहीं लगा होता है। ठीक है। सो फेंड का मतलब बचाना, डिफेंड का मतलब भी बचाना होता है। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है। अपोज का मतलब विरोध करना या मुकाबले में रखना किसी को, या फिर खड़ा होना, सामना करना, विरोध करना। डिसअप्रूव ऑफ एन डिसअप्रूव करना एंड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट स्पेशली बाय आर्ग्यूमेंट। ठीक है। सो डिसअप्रूव ऑफ एंड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट स्पेशली बाय आर्ग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड अपोज। कवर का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होते हैं, डिसरिगार्ड करना एंड फेस करना। डिसरिगार्ड मतलब किसी का अनादर करना। ठीक है। किसी का अनादर करना होता है डिसरिगार्ड करना, एंड फेस करने का मतलब है किसी का सामना करना। ठीक है। फेस करने का मतलब होता है किसी का सामना करना, डिसरिगार्ड करने का मतलब होता है किसी का अनादर करना। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए, शी हैड टू फेंड फॉर ऑल आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। शी हैड टू फेंड, अब देखिए हमने यहाँ पे फेंड का यूज़ एज अ वर्ब किया है, क्योंकि ये टू के बाद यूज़ हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे टू के बाद ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है। तो एज अ वर्ब इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो शी हैड टू फेंड फॉर ऑल आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि उसको क्या करना पड़ा, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बचना पड़ा। ठीक है। बचना पड़ा यानी कि कवर करना पड़ा खुद को। ठीक है। तो खुद को बचाना यानी कि उसने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद खुद को उसे बचाना पड़ा, यानी कि अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करना पड़ा। ठीक है। तो इस तरह से इसका एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो आप भी इसे एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज़ कीजिएगा, एंड आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही सेंटेंस बन सकता है, आप बहुत सारे सेंटेंस एक ही वर्ड से बना सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फ्रेंड का मतलब होता है बचाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्टर। डिफेक्टर का मतलब होता है दल बदलू, ट्रेटर। यानी कि आपने देखा होगा कि जो अपना दल बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं डिफेक्टर। और क्या कहते हैं, ट्रेटर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, दल बदलू, यानी कि दल बदलने वाला। दल बदलने का मतलब है पार्टी बदलने वाला। ठीक है। अभी आज एक पार्टी में, अभी दूसरी पार्टी में, ग्रुप भी बोल सकते हैं, अभी एक ग्रुप में कभी दूसरे ग्रुप में। ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई अपना दल बदलता है, पार्टी बदलता है या ग्रुप बदलता है, उसे कहते हैं ट्रेटर। और क्या कहते हैं, डिफेक्टर। ठीक है। तो ट्रेटर एंड डिफेक्टर आप उसे इजीली याद कर सकते हो। अब देखिए सिनोनिम्स, टर्न कोट एंड बिट्रेयर। टर्न कोट मतलब वही जो दल बदलता है उसे कहते हैं। ठीक है। सो टर्न कोट मतलब वही जो अ पर्सन हु डिजर्ट्स वन पार्टी और कॉज इन ऑर्डर टू जॉइन एन अपोजिंग वन। एक ऐसा पर्सन जो कि एक पार्टी को छोड़ता है, क्यों, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। उसे कहते हैं टर्न कोट, यानी कि टर्न ले लेना। एंड बिट्रेयर का मतलब होता है वही कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, यानी कि विश्वासघात जो होता है ना, विश्वासघाती को बोलते हैं बिट्रेयर। ठीक है। तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो जा रहा है वो विश्वासघाती हुआ, इसलिए उसे बिट्रेयर को बोलते हैं विश्वासघाती। ठीक है। मतलब विश्वासघाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिट्रेयर बोलते हैं। और डिफेक्टर उसे बोलते हैं जो दल बदल करता है, यानी कि दल बदलू, ट्रेटर बोलते हैं। एंड टर्न कोट का मतलब होता है जो पर्सन क्या कर दे, दूसरा ग्रुप में चला जाए। ठीक है। अ पर्सन हु डिजर्ट्स वन पार्टी और कॉज इन ऑर्डर टू ज्वाइन एन अपोजिंग वन। ओके। यानी कि एक पर्सन जो कि एक ग्रुप को छोड़ देता है दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। तो डिफेक्टर समझ लिया, ट्रेडर समझ लिया, टर्न कोट समझ लिया, बिट्रेयर समझ लिया। अब देखिए इनके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, लॉयलिस्ट एंड सपोर्टर। लॉयलिस्ट का मतलब जो लॉयल है अपनी पार्टी के थ्रू, अपनी ग्रुप के तरफ, अपने फैमिली की तरफ जो लॉयल है उसे बोलते हैं लॉयलिस्ट। एंड सपोर्टर उसे बोलते हैं जो कि सपोर्ट करता हो। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। शी डिड नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व विद एनीवन हु हैड अ सन एज अ डिफेक्टर, यानी कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। ठीक है। वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी
ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसके पास एक ऐसा सन हो जो कि डिफेक्टर हो, ठीक है। वो किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी जिसके पास ऐसा सन हो जो कि एक डिफेक्टर हो, यानी कि एक ट्रेटर हो, यानी कि एक दल बदलू हो, ठीक है। सो इस तरह से इसका सेंटेंस में यूज़ करना है। और आप देख सकते हो डिफेक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है और किसके बाद यूज़ हुआ है, आर्टिकल ए के बाद। आर्टिकल ए के बाद नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे डिफेक्टर एज अ नाउन यूज़ किया गया है। तो मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा रही हूँ, जिससे कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपकी ग्रामर भी इनहेंस होती जाएगी, ठीक है। चलिए, इसमें हमने समझ लिया सारी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है बाउंस ऑफ, यानी कि मोड़ना। जैसे कि आपने सुना होगा, आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से हो तो आपने देखा होगा एक जो है एक प्रिज्मा होता है, ठीक है। प्रिज्मा होता है तो उसमें जब हम लाइट डालते हैं तो क्या होता है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने को बोलते हैं डिफ्लेक्ट, ठीक है। तो मतलब कि क्या होना, डिफ्लेक्ट, जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट बोलते हैं ना, यहाँ पे डिफ्लेक्ट बोल रहे हैं। तो डिफ्लेक्ट का मतलब भी होता है वही मोड़ना, यानी कि मुड़ जाना अपने मार्ग से, अपने लाइक आप अगर सीधे मार्ग पे चल रहे हो, सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो वहाँ से आप मुड़ जाते हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक लाइट आती है और फिर ये रिटर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो उसी के सेंस में यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मुड़ जाना, ठीक है, बाउंस ऑफ होना। एंड सिनोनिम्स का होता है इसके अवर्ट, ठीक है। अवर्ट का मतलब भी होता है अपने मार्ग से भटक जाना, उसे कहते हैं अवर्ट, ठीक है। इसके अलावा बैंड, बैंड का मतलब भी होता है झुकना, ठीक है। बैंड का मतलब भी क्या होता है, झुकना, यानी कि अपने मार्ग से हट जाना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टे एंड स्ट्रेटन। स्टे मतलब आपका सीधा, ठीक है, और स्ट्रेटन का मतलब भी एकदम सीधा, यानी कि सीधे सीधे जाना, ठीक है। सो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मोड़ना हो रहा था और यहाँ पे सीधा सीधा जाना हो रहा है, तो इसलिए दोनों के मीनिंग अपोजिट हैं, इसलिए ये स्टे एंड स्ट्रेटन एंटोनिम्स हो जाएंगे डिफ्लेक्ट के। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। हिज इंडक्टिव इलेक्ट्रिकल मशीन could deflect a magnet and decompose iodide of, ठीक है, आयोडाइड ऑफ पोटाश। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हिज इंडक्टिव इलेक्ट्रिकल मशीन, उसकी जो इंडक्टिव इलेक्ट्रिकल मशीन थी वो क्या डिफ्लेक्ट कर सकती थी। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ना, ठीक है। तो क्या डिफ्लेक्ट कर सकती थी, मैग्नेट एंड मैग्नेट को क्या कर सकती थी, वो डिफ्लेक्ट कर सकती थी, ठीक है, यानी कि मोड़ सकती थी। एंड डिकम्पोज कर सकती थी आयोडाइड ऑफ पोटाश को, डिकम्पोज कर सकती थी किसको, पोटाश का आयोडाइड को, ठीक है, पोटाश के आयोडाइड को वो डिकम्पोज कर सकती थी। एंड जो मैग्नेट थी उसको डिफ्लेक्ट कर सकती थी। क्या डिफ्लेक्ट कर सकती थी, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफ्लेक्ट का यूज़ यहाँ पे किया गया है और किसके बाद किया गया है, कुड के बाद। कुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ही इसका यूज़ हुआ है, तो इसी तरह से एज अ वर्ब इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ना, बहुत ही ईजी वर्ड है, आप इसे ईजिली लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ना, यानी कि बाउंस ऑफ होना, एवर्ट होना, बैंड होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है होना, यानी कि अकर होना, किसी चीज़ का एक तरह से घटित होना, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अकर। लाइक कोई चीज़ हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है मान लो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अकर। अकर तो आप जानते हो, कोई इंसिडेंट होता है तो हम बोलते हैं अकर। एंड इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसपायर बोल सकते हो। तो ट्रांसपायर का मतलब भी अकर, जो अकर का मीनिंग होता है वही ट्रांसपायर का मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। सिनोनिम्स होते हैं अराइज एंड चांस। अराइज मतलब एक तरह से होना किसी चीज़ का, और चांस मतलब भी लाइक बाई चांस किसी चीज़ का होना, ठीक है। सो इस तरह से इसका यूज़ भी करना है। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉज एंड स्टॉप। कॉज यानी कोई रीज़न से, ठीक है, एंड स्टॉप माने रुकना। सो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स कॉज एंड स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। वॉट दे थॉट विच माइट हैव बीन इंटरेस्टिंग डिड नॉट ट्रांसपायर, यानी कि जो उन्होंने सोचा था, वॉट दे थॉट विच माइट हैव बीन इंटरेस्टिंग डिड नॉट इंस्पायर, यानी कि जो उन्होंने सोचा था वो हो सकता है इंटरेस्टिंग हो बट ट्रांसपायर नहीं था, यानी कि वो डिड नॉट ट्रांसपायर, यानी कि बट वो हुआ नहीं था, ठीक है, वो अकर नहीं हुआ था, यानी कि जो उन्होंने सोचा था वो इंटरेस्टिंग था बट वो हुआ नहीं था, ठीक है, ट्रांसपायर नहीं हुआ था। ट्रांसपायर की जगह आप अकर रख लो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो अकर का मीनिंग होता है वही ट्रांसपायर का मीनिंग होता है, ठीक है। और आप देखिए कि डिड के बाद हमने ट्रांसपायर का यूज़ किया है, तो एज अ वर्ब इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि आप जानते हो ये डू, डिड, डज, इनके बाद मेन वर्ब आती है, तो यहाँ पे एज अ वर्ब हमने यहाँ पे ट्रांसपायर का यूज़ किया है, ठीक है। सो ट्रांसपायर का यूज़ आपको भी एज अ वर्ब भी करना है। आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो, आप चाहो तो एज मैनी सेंटेंस जो है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो ट्रांसपायर का मीनिंग आप ध्यान रखना, अकर की हेल्प से ट्रांसपायर का वही मीनिंग होता है जो अकर का होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टॉपल। टॉपल का मतलब होता है गिर जाना, यानी कि
ओवरथ्रो, ठीक है। सो कोलैप्स एंड ओवरटर्न भी बोल सकते हैं, कोलैप्स हो जाना, ओवरटर्न हो जाना, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, होल्ड एंड प्लेस। होल्ड यानी कि पकड़ के रखना, ठीक है। प्लेस यानी कि किसी चीज़ को प्लेस कर देना, ठीक है, रखना। तो एक तरफ गिर जाने की सेंस में है, कोलैप्स होने की सेंस में है किसी चीज़ का, लाइक उल्टा हो जाना, गिर जाना, ठीक है। एंड एक तरफ किसी चीज़ का पकड़ने की सेंस में है, रखने की सेंस में है, तो इसलिए दोनों के जो मीनिंग है वो अपोजिट है। एंड दैट्स वाई होल्ड एंड प्लेस आर द एंटोनिम्स ऑफ टॉपल। तो टॉपल का मीनिंग ध्यान रखना बहुत ईजी है। टॉपल का मतलब होता है गिर जाना, ओवरथ्रो होना, कोलैप्स होना, ओवरटर्न होना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। शी टॉपल्ड ओवर व्हेन आई टच्ड हर, यानी कि वो टॉपल ओवर हो गई जब मैंने उसे टच किया। तो टॉपल ओवर मतलब वो गिर गई, ठीक है। शी टॉपल्ड ओवर यानी कि कोलैप्स हो गई, गिर गई, ठीक है, व्हेन आई टच्ड हर, ठीक है। सो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है। एंड एज यू कैन सी, तो सब्जेक्ट के बाद हमने इसका यूज़ किया है टॉपल का, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, तो एज अ वर्ब हमने यहाँ पे टॉपल का यूज़ किया है, तो एज अ वर्ब भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैटर। फैटर का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। रोक लगाना यानी कि टाई अप करना, यानी किसी पे किसी को बांधना, किसी पर रुकावट करना, किसी पे बंदिशें लगाना, उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने बंदिशें लगाने के सेंस में कोई बहुत सारे वर्ड जो है सुने होंगे, किसी को रेस्ट्रिक्शन करना, ठीक है, किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड। एंड हैम्पर करना, किसी को रोकना, ठीक है, कन्फाइन करना, ठीक है, टाई अप करना। तो ये सब आपके सेंस वही होते हैं किसी पे रोक लगाने के सेंस में। एंड फैटर का मतलब भी वही होता है। तो आपने ये न्यू वर्ड सुना है एक तरह से, क्योंकि आपने कन्फाइन सुना होगा, हैम्पर सुना होगा, टाई अप सुना होगा, रेस्ट्रिक्शन सुना होगा, ठीक है, लेकिन फैटर एक न्यू वर्ड है, तो इसको भी याद रखिए। फैटर का मतलब भी होता है रोक लगाना, ओके। अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। फ्री एंड लिबरेट। फ्री कर देना यानी किसी को स्वतंत्र कर देना, एंड लिबरेट कर देना मतलब स्वतंत्र कर देना, ठीक है। सो फ्री एंड लिबरेट क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि इनके मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है, एंड अपोजिट मीनिंग है, दैट्स वाई दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ फैटर। फैटर का मीनिंग आपको याद रखना है। फैटर का मीनिंग होता है रोकना, किसी को रोक लगाना। बहुत इजी वर्ड है, बिल्कुल नया वर्ड है, इजी वर्ड, इजी मीनिंग है, बट नया वर्ड है, इसलिए आपको याद करने में अगर दिक्कत तभी आएगी जब आप रिवाइज नहीं करोगे। तो रिवाइज करते रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलते बोलते रिवाइज भी करा रही हूँ कि टाई अप, कन्फाइन, हैम्पर का मतलब होता है रोक लगाना, एंड उसी के सेंस में फैटर का मीनिंग होता है, ठीक है, फैटर करना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। रिसेशन फैटर्ड द कंपनी फ्रॉम एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। रिसेशन ने क्या किया, कंपनी को फैटर किया किसी और इन्वेस्टमेंट को करने से, ठीक है। यानी कि रिसेशन के टाइम पे कंपनी जो है फैटर कंपनी क्या हुआ, फैटर हो गई फ्रॉम एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। रिसेशन ने क्या किया, कंपनी को फैटर किया किसी और इन्वेस्टमेंट को करने से, यानी कि रोक लगाई कंपनी पर, ठीक है। रिसेशन की वजह से कंपनी पर रोक लगाई किसी और इन्वेस्टमेंट को करने से। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एज अ वर्ब इसका यूज़ किया गया है। रिसेशन आपका सब्जेक्ट है और फैटर का यूज़ एज अ वर्ब यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एज अ सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि आप जानते हो कि जब हम हैज़ अ हेड का यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर आपका अगर सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद अगर वर्ब का यूज़ होता है, वो भी आपको अगर जैसे पता करना है कि फैटर का, मान लो फैटर का सेकंड फॉर्म भी फैटर होता है एंड थर्ड फॉर्म भी फैटर होता है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये सेंटेंस ये जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो आप सेंटेंस के थ्रू पता करोगे। सेंटेंस के थ्रू देखिए कैसे पता करते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का ये जो सेकेंड या थर्ड फॉर्म आपको लग रहा है वो दिया हुआ है, तो आप ये तुरंत देख लो कि वर्ब के तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिया है या फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दी है उसके बाद आपका दिया हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिया है तो आप समझ जाओ कि ये सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत नहीं दिया है, यानी कि बीच में हैज़ आ गया है या हैव आ गया है या हैड आ गया है, तो समझ जाओ कि ये थर्ड फॉर्म में है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ तभी करते हैं जब आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हो। अगर आप पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर आप हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। तो ये सब सेंटेंसेस के रूल्स होते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। रूल्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, ठीक है, तो मैं आपको वो दे दूंगी आज। एंड उसमें से आप क्या कर सीख सकते हैं, सारे टेंसेस को समझ सकते हैं। तो मैंने पार्ट 1 आज अपलोड कर दूंगी, ठीक है, तो उनसे आप टेंसेस से बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। टेंसेस का मैं अब लेके आ रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको आर्टिकल्स करा दिए हैं, आर्टिकल्स के सारे रूल्स हमने पढ़ लिए और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स हमने 3 पार्ट में कवर किए थे। उसके बाद हमने 2 पार्ट में क्वेश्चंस कवर किए थे। इसके बाद अब मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ टेंसेस। तो टेंसेस की वीडियो आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेंसेस कंप्लीट होने के बाद ऐसे ही मैं सारे रूल्स आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगी और एग्जाम तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे अपने ग्रामर से, ठीक है। तो ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो में इस
वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फेटर का मतलब होता है टाई अप करना, यानी कि रोक लगाना, हैम्पर करना, कन्फाइन करना। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से एज अ वर्ब सेकंड फॉर्म हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कुप्रसिद्ध, यानी कि किसी का कैसा होना, कुप्रसिद्ध होना, यानी कि फेमस, मतलब पूरी तरह से फेमस होना। लाइक जैसे रावण होता है, तो रावण को सब लोग किस नज़र से देखते हैं, एक तरह से कुप्रसिद्ध तरीके से, यानी कि सब लोग उसको बुरा मानते हैं, उसका पुतला जलाते हैं। ठीक है, और राम जी को किस नज़र से देखते हैं, अच्छी नज़र से, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो राम जी को अच्छी नज़र से देखते हैं, उन्हें प्रसिद्ध है वो। तो एक तरफ प्रसिद्ध होता है, एक तरफ कुप्रसिद्ध होता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो कुप्रसिद्ध होता है उसे ब्लेटेंट कहते हैं, और क्या कहते हैं, फ्लेग्रेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं इसके, बोल्ड एंड आउटरेजियस। बोल्ड यानी कि जो पर्सन बोल्ड है, यानी कि एकदम एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कुप्रसिद्ध टाइप का है, ब्लेटेंट टाइप का है। बोल्ड का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि साहसिक हो, यानी कि साहस दिखाने वाला हो। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं उसको कोई दबंग पर्सन। ठीक है, कोई दबंग पर्सन होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, बोल्ड है। ठीक है, साहसिक है, यानी कि तुम निडर हो, डरते नहीं हो, तुम लाइक महावीर टाइप हो। एंड ऑफ अ पर्सन एक्शन और आइडिया शोइंग एन एबिलिटी टू टेक रिस्क। कोई ऐसा पर्सन, कोई एक्शन या फिर कोई आइडिया जिसमें एक एबिलिटी हो, वो कैसी एबिलिटी, रिस्क लेने की एबिलिटी, कॉन्फिडेंस हो, एंड करेजियस हो वो। ठीक है, सो उसको बोलते हैं बोल्ड। इसके अलावा आउटरेजियस किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, आउटरेजियस एक तरह का नेगेटिव वर्ड है। इसका मीनिंग होता है किसी पर्सन का कैसा होना, एक तरह से आउटरेजियस होना, यानी कि एक तरह से गलत पर्सनैलिटी का होना, अच्छी पर्सनैलिटी का ना होना। एक तरह से हम बोल सकते हैं किसी का बेरहम होना। ठीक है, बेरहम जो होता है, या शॉकिंगली जो बैड होता है। ठीक है, और एक्सेसिव तरीके से, एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड, यानी कि अनयूजुअल एंड स्टार्टलिंग होना, किसी पर्सन का उपद्रवी होना, एक तरह से क्रूर होना, अपमानजनक होना, उसे बोल सकते हैं आउटरेजियस। ठीक है, आउटरेजियस मतलब बैड होता है, यानी कि बेरहम, कोई पर्सन जिसके अंदर रहम ना हो। ठीक है, बोल्ड मतलब वही मैंने आपको बताया, जो कि निडर हो, दबंग टाइप। ठीक है, एंड ब्लेटेंट का मतलब होता है आपका ब्लेटेंट पर्सन, यानी कि जिसकी ब्लेटेंट पर्सनैलिटी हो, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हो। एंड इसके अलावा ब्लेटेंट हम उसे भी बोल सकते हैं जो कि शोर मचाने वाला हो। ठीक है, एंड ऑफ बैड बिहेवियर डन ओपनली एंड अनशेमली। ब्लेटेंट इसको भी बोल सकते हैं जो कि जिसका बैड बिहेवियर हो, जो कि ओपनली किसी काम को करे, एंड बिना किसी शर्म के, अनशेमडली यानी कि बिना किसी शर्म के किसी बैड बिहेवियर को कोई ओपनली करे, तो उसे कहते हैं ब्लेटेंट। ठीक है, यानी कि बिना किसी शर्म के किसी बैड बिहेवियर को कोई अगर करता है तो वो ब्लेटेंट कहलाता है। इसके अलावा बोल्ड उसे कहते हैं जो दबंग टाइप होता है। आउटरेजियस का मतलब होता है आपका कोई पर्सन जो खराब पर्सनैलिटी का होता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम आउटरेजियस, यानी कि एक तरह से अपमानजनक होना, बेरहम होना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। फ्लेग्रेंट का मतलब याद रखना, फ्लेग्रेंट का मतलब होता है कोई पर्सन जो कुप्रसिद्ध है, यानी कि प्रसिद्ध नहीं है। लाइक मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, उसके एग्जांपल से आप याद रख कर सकते हो कि फ्लेग्रेंट का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि रॉन्ग हो, इमोरल हो। ठीक है, ऑब्वियसली ऑफेंसिव हो कोई पर्सन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। फेब्युलस एंड अमेजिंग, किसी चीज़ का फेब्युलस होना यानी कि बहुत ही अमेजिंग होना। ठीक है, एंड ये इसीलिए इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है इनके। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। द फ्लैग्रेंट अटैक ऑफ 26/11 शोक द नेशन टू इट्स कोर, यानी कि जो फ्लैग्रेंट अटैक था, यानी कि जो ब्लेटेंट अटैक था, ब्लेटेंट अटैक ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सभी के लिए, तो उस अटैक ने क्या कर दिया, शूक कर दिया नेशन को, यानी कि नेशन को हिला कर रख दिया। शूक करने का मतलब होता है हिला कर रख देना, तो नेशन को हिला कर रख दिया उसकी कोर तक। ठीक है, तो जो फ्लैग्रेंट अटैक था जो 26/11 का, उसने नेशन को हिला कर रख दिया, उसकी कोर तक हिला कर रख दिया। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग्रेंट का यूज़ हमने अटैक से पहले किया है। आप जानते हो अटैक क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जब हम किसी वर्ड का यूज़ नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, तो उस वर्ड को, ठीक है, जिस वर्ड का यूज़ मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसीलिए एडजेक्टिव का तरह उसका फ्लैग्रेंट का यूज़ किया गया है। एज एन एडजेक्टिव वी हैव टू यूज़ फ्लैग्रेंट इन दी एग्जाम्पल सेंटेंस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। एज एन एडजेक्टिव इसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। फ्लैग्रेंट का मतलब बहुत ही ईजी होता है, किसी चीज़ का कुप्रसिद्ध होना, यानी कि एक तरह से बेकार होना, यानी कि ऑफेंसिव होना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जैसे कि अटैक से हमने, अटैक ऐसा होता है ऑफेंसिव होता है, तो अटैक से पहले हमने फ्लैग्रेंट का यूज़ किया है। इसी तरह से अगर अटैक की जैसी ही और कोई चीज़ है जो कि नुकसानदायक है, ऑफेंसिव है, तो उसके पहले भी हम फ्लैग्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्केपेड का मतलब होता है शरारत। ठीक है, यूजुअली अ लाइट हार्टेड एडवेंचर। ठीक है, यानी कि कोई लाइट हार्टेड जो एडवेंचर होता है, यानी कि एक तरह का ऐसा एडवेंचर जो कि लाइट हार्टेड हो, यानी कि हल्का पुल्का हो। ठीक है, मिशीफ एंड वगैरह क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। मिशीफ का मतलब होता है गलती। ठीक है,
वेगेरी का मतलब समझ लीजिए, इसका मीनिंग होता है किसी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज का आना किसी सिचुएशन में या फिर किसी पर्सन की बिहेवियर में, ठीक है, किसी पर्सन के बिहेवियर में या फिर क्या आना, किसी पर्सन के बिहेवियर में एक अनएक्सपेक्टेड या इनएक्सप्लिकेबल चेंज आ जाना, ठीक है, तो उसे कहते हैं, या फिर किसी सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड वेगेरी, ठीक है। सो वेगेरी वर्ड आपको याद हो गया होगा और मैंने आपको ये आई थिंक पहले भी कराया हुआ है, तो आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो गया होगा। मिस्चीफ का मतलब होता है गलती, ठीक है, एंड एस्केपेड का मतलब होता है कोई शरारत, जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा शरारत कर देता है, ठीक है, शैतानी करता है, मनमाना बिहेवियर किसी का, एन एक्ट और इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एक्साइटमेंट, डेयरिंग और एडवेंचर, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है जो आपका ये एस्केपेड होता है, इसका एक और मीनिंग होता है वो ये कि कोई ऐसा एडवेंचर जो कि इन्वॉल्विंग एक्साइटमेंट, जिसमें एक्साइटमेंट हो, डियरिंग हो, ठीक है, एडवेंचर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। सो एस्केपेड का मतलब आपका एक तरह से शरारत भी होता है, यानी कि शरारत करना, शैतानी करना, और एक दूसरा मीनिंग ये भी होता है इसका कि किसी एडवेंचर में एक्साइटमेंट होना, डेयरिंग होना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई एस्केपेड के मीनिंग में। एक तो शरारत, यानी कि कोई बच्चा, जैसे छोटा बच्चा शरारत करता है, शैतानी करता है, मनमाना बिहेवियर करता है, और दूसरा मीनिंग इसका ये होता है किसी एडवेंचर में डेयरिंग होना एंड एक्साइटमेंट होना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एस्केपेड। एंड देखिए इसके क्या क्या होते हैं। मिस्चीफ यानी कि कोई गलती हो जाना, ठीक है, मिस्चीफ यानी क्या होता है, गलती, एंड वेगेरी का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाना, दैट इज कॉल्ड वेगेरी। एंड सीरियसनेस एंड ग्रेविटी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सीरियसनेस, देखिए शरारत एक तरफ और सीरियसनेस एक तरफ, तो दोनों ही मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट है। एंड ग्रेविटी मतलब एक तरह से, ग्रेविटी आप जानती ही हो, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। इसके अलावा ग्रेविटी का एक और मीनिंग होता है, वो होता है एक्सट्रीम और अलार्मिंग इंपॉर्टेंस, यानी कि सीरियसनेस, यानी कि एक ऐसी इंपॉर्टेंस जो कि एक्सट्रीम हो, अलार्मिंग हो, ठीक है, सीरियसनेस हो, तो उसको बोलते हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे एस्केपेड के। अब देखिए सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। द टीन्स लिटिल एस्केपेड एट द क्लब अर्न हिम 6 months इम्प्रिजनमेंट। टीन की जो लिटिल एस्केपेड थी, यानी कि जो छोटी सी शरारत थी, यानी कि टीन की जो छोटी सी शरारत थी उसकी वजह से, ठीक है, क्लब ने क्या किया, यानी क्लब पे क्या हुआ था कि टीन ने एक छोटी सी शरारत की थी जिसकी वजह से उसे 6 महीने की जेल हो गई, ठीक है। तो टीन ने एक शरारत की वजह से, क्लब में एक शरारत की वजह से उसे 6 महीने की जेल की गई, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि एस्केपेड का यूज़ हमने यहाँ पे किया है यहाँ पर, और एज अ नाउन इसका यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। टीन की क्या शरारत, यानी कि, और शरारत से पहले हमने लिटिल का यूज़ किया है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। सो एज अ नाउन यहाँ पे एस्केपेड का यूज़ किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। एस्केपेड का मतलब होता है कोई शरारत, और दूसरा मीनिंग मैंने आपको बताया कि कोई एडवेंचर जिसमें थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डेयरिंग हो, उसको बोलते हैं एस्केपेड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है रिमार्केबल, यानी कोई चीज़ जो कि रिमार्केबल हो, फेम्ड हो, यानी कि एस्टीम्ड हो, रिमार्केबल हो यानी कि नोटिस करने लायक हो, कोई वैसा पर्सन जो कि प्रसिद्ध हो, प्रख्यात हो, ठीक है, एंड फेमस हो, उसे बोलते हैं क्या, एमिनेंट। लेकिन फेमस कैसा हो, फेमस हो किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर में और प्रोफेशन में, किसी पर्टिकुलर स्फीयर में यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और प्रोफेशन में वो पर्सन कैसा हो, फेमस हो और रेस्पेक्टेड हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिमार्केबल। एंड उसी को बोलते हैं हम रिमार्केबल को क्या, एमिनेंट, क्या बोलते हैं, एमिनेंट, ठीक है। एस्टीम्ड, एस्टीम्ड का मतलब भी वही होता है प्रसिद्ध होना, ठीक है, सम्मानित होना, आदर होना किसी पर्सन का, रिस्पेक्ट होना, एडमायर होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस्टीम्ड, ठीक है। तो एस्टीम्ड भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, एमिनेंट भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, रिमार्केबल भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। इन सभी का मीनिंग होता है क्या, एक तरह से प्रसिद्ध होना, सम्मानित होना, ठीक है, किसी प्रोफेशन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। फेम्ड का मतलब भी होता है प्रसिद्ध होना, ठीक है। फेम्ड का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होना, नोन अबाउट बाय मैनी पीपल, जो कि ज़्यादा लोगों के द्वारा जाना गया हो, ज़्यादा लोग उसे जानते हो, एज अ प्रसिद्ध, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है, पॉपुलर तरीके से उसे बोलते हैं फेम्ड। एमिनेंट आपने देख लिया, रिमार्केबल देख लिया, एस्टीम्ड देख लिया। अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट एंड अनरिमार्केबल। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो कि इनसिग्निफिकेंट हो, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तुच्छ बोलते हैं ना हिंदी में, उसे बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जो तुच्छ बोलते हैं उसे बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट, यानी कि टू स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट टू बी वर्थ कंसिडरेशन, यानी कि इतना छोटा होना या अनइम्पॉर्टेंट होना जो कि किसी की कंसिडरेशन में ना आए, ठीक है, किसी की कंसिडरेशन में ना आए, इतना छोटा होना, इतना
अनइम्पॉर्टेंट होना, उसे कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। एंड अनरिमार्केबल का मतलब देखिए क्या होता है, अनरिमार्केबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि रिमार्केबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनरिमार्केबल। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे। बिग बी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा। बिग बी क्या है, बिग बी इंडियन सिनेमा के एमिनेंट स्टार में से एक हैं, ठीक है। बिग बी एमिनेंट इंडियन सिनेमा के एमिनेंट स्टार्स में से एक हैं, ठीक है। सो आप जानते हो बिग बी किसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एमिनेंट जो है एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, और एमिनेंट एडजेक्टिव होता है, इसलिए एडजेक्टिव की तरह ही हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आप जानते हो स्टार्स क्या होता है, नाउन होता है, और इसके पहले हमने एमिनेंट का यूज़ किया है, तो एज एन एडजेक्टिव इसका यूज़ किया गया है इस स्टार्स के लिए, यानी कि इस नाउन के लिए, ठीक है। सो एज अ नाउन ही हम इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग आप ध्यान रखना, एमिनेंट का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि रिमार्केबल हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, ठीक है, वो फेमस हो, एस्टीम्ड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एमिनेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, यानी कि इमिटेट करना, मिमिक करना। तो किसी पर्सन की मिमिक करना एंड यानी कि नकल करना, उसे कहते हैं इमिटेट करना भी, ठीक है, उसे कहते हैं एम्यूलेट करना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए सो एम्यूलेट करना यानी कि कॉपी करना, इमिटेट करना, मिमिक करना, किसी की नकल करना, ठीक है। एंड एंटोनिम्स इससे क्या कहते हैं, डिफर एंड अपोज, यानी कि किसी तरह से डिफर करना या अपोज करना, यानी कि डिफरेंट होना एक तरह से, ठीक है, अपोज करना यानी कि विरोध करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफर एंड अपोज। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। द किड्स एम्यूलेटेड द कैरेक्टर्स वेरी नाइसली इन द प्ले, यानी किड्स ने क्या किया, कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से एम्यूलेट किया प्ले में, ठीक है। तो किड्स ने प्ले में कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से एम्यूलेट किया, यानी कि कॉपी किया, मिमिक की, इमिटेट किया, ठीक है। सो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है, और आप देख सकते हो कि किड्स के बाद इसका यूज़ किया गया है, और किड्स क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं, तो एज अ सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको पहचानना होता है, एंड यहाँ पे एज ए सेकंड फॉर्म इसका यूज़ किया गया है। सो एज अ वर्ब इसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। एम्यूलेट का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कॉपी करना, यानी मिमिक करना, यानी कि इमिटेट करना, ओके। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे जो क्वेश्चंस थे, यानी कि जो सारे वर्ड्स थे हमारे इंपॉर्टेंट आज के द हिंदू एडिटोरियल से, वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का एंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे सीधे मेरे ग्रुप एंड चैनल पर। आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में क्विज़ होती है, क्विज़ में आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड जो मटेरियल है वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू रखूँ, जैसे कि मैं आपको वोकैबुलरी दे रही हूँ, इसके अलावा मैं आपको जो रूल्स हैं ग्रामर के वो सभी डेली मैं आपको बना के दे रही हूँ। सो आई होप उनसे आपको हेल्प हो रही होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपको रूल्स देती रहूँ एंड वोकैब देती रहूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे इसी कोर्स को कंटिन्यू रख सकूँ, एंड जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वेरेवर यू कैन शेयर, जहाँ वहाँ पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, मेरी आगे आने वाली ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, और आगे भी मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। सो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्रोबेबली मैं आज ही एक जो रूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि मैं टेंसेस के ऊपर वीडियो आपको दे दूंगी, तो आज वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है, नोटिफिकेशन उसका चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबा लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप इसे ज़रूर सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री एजुकेशन दे रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ जितनी हेल्प मेरी तरफ से हो सके, एंड आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी तरफ से जितनी हेल्प किसी की कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।